बनाओ इस क्वेश्चन को, जिसका आंसर आ गया होगा चैट में जवाब दो। जिसका आंसर आ गया वो चैट पे जवाब दो। अप्रोच ले पा रहे हो, यस या नो? अप्रोच ले पा रहे हो, यस या नो? नो रिस्पॉन्स। मेरे भाई आप लोगों का परफॉर्मेंस फिर गड़बड़ हो गया, बीच बीच में आप लोग क्या पता कहाँ चले जाते हो। ठीक है, क्लास से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, क्लास से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है मेरे भाई। ठीक है, बीच बीच में आप लोग के साथ में ऐसा ही होता है कि थोड़ा दिन तक आप लोग पढ़ाई करते हो फिर रुक जाते हो, आप लोग बीच पे स्टेबल जोन पे चले आते हो, कंफर्ट जोन पे चले आते हो। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा तभी रिजल्ट होगा। देखो अभी 7 यूजर्स ओनली कनेक्टेड है, 8 है इंक्लूडिंग मी। ठीक है, इसका मतलब स्टूडेंट्स टोटल 7 ही क्लास में अटेंड कर रहे हैं रियल मायने में। चलो सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं हम सवाल का। सॉल्यूशन तो सिंस यहाँ पे लिखा गया है एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस जैसे ही नाम आए तो सबसे पहले हमें Q इक्वल टू 0 कह देना चाहिए। नॉन लिनियर ट्राई एटॉमिक है तो CV का वैल्यू 3R, CP का वैल्यू 4R और गामा का वैल्यू हमें बता देना चाहिए। इतना बात तुरंत लिख देना चाहिए 4/3। इतना बात हमें तुरंत लिख देना चाहिए 4/3। ठीक है, तो इस तरीके से होगा मेरे भाई, इस तरीके से Q का वैल्यू 0, CV का वैल्यू 3R, CP का वैल्यू 4R, गामा का वैल्यू 4/3। अब क्या है मेरे भाई, अब देखो यहां पर हमको रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए निकालना है। एक फॉर्मूला हमें मालूम है, डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू NCV डेल्टा टी। अब सिंस हमको फिर से यही प्रॉब्लम आ गया कि टेम्परेचर T2 नहीं पता है, T2 यानी कि एक वेरिएबल अननोन है, एक वेरिएबल अननोन है, तो उस वेरिएबल को हमें निकालना होगा। तो उसके निकालने के लिए आपको प्रोसेस के बारे में आइडिया दिया गया है, रिवर्सिबल है, और सिंस ये आपको हमेशा आएगा आइडियल गैस के लिए। आइडियल जिसका आंसर आ गया वो चैट पे बता सकते हो, जिसका आंसर आ गया वो चैट पे बता सकते हो। तो सिंस अब यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस है तो एक लाइन तो हमें पता है, पीवी का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। इसको यस सही जवाब है, फलक का भी जवाब सही है, वेरी गुड, और अनीशा का जवाब भी सही है, वेरी गुड। तो यहाँ पे जब इसको टेम्परेचर के टर्म में रिप्लेस करेंगे तो 1 माइनस गामा, और यहाँ पे टेम्परेचर का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट वैसे कर चुके थे मेरे भाई। तो यहाँ से अगर हम यहाँ से P1/P2 का पावर गामा -1 अपॉन गामा इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे भाई, तो T2/T1 आ जाएगा। तो सिर्फ T1 आपको 300 केल्विन पता है, P1 आपको 1 ATM है और P2 16 है मेरे भाई। तो 1/16 का पावर यहाँ पे कितना आ जाएगा, फाइनली -1/4 आ जाएगा, और इक्वल टू T2 निकालना है और T1 300 केल्विन है। तो यहाँ से T2 का वैल्यू आ जाएगा मेरे भाई, 2 का ऊपर में आ जाएगा 2, 600 केल्विन आएगा। यहाँ से T2 का वैल्यू 600 केल्विन आया। अब इसका मतलब डेल्टा यू, डेल्टा एच, डब्ल्यू सब निकाला जा सकता है। खैर यहाँ पे तो हमको केवल डब्ल्यू निकालना है मेरे भाई, तो डब्ल्यू इक्वल टू सीधा सीधा NCV डेल्टा टी लगा दो। यहाँ पे सिंस ये कितना हो जाएगा 1 मोल्स है, इसका वैल्यू 3R, और यहाँ पे 600 माइनस 300, तो इसका वैल्यूज पुट करो तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, +900 आर आ जाएगा, क्योंकि T2 बड़ा है, क्योंकि T2 बड़ा है, ये आंसर आएगा। ठीक है, जिसका जिसका आंसर आया वो खुशियां मनाए मेरे भाई। सिमिलरली फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस अगर बात करें, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए तो पिछला जैसा फिर से काम करना पड़ेगा आपको, है ना। एंड पॉइंट में लगा सकते हैं हम लोग, पीवी इक्वल टू एनआरटी एप्लीकेबल होता है, तो एनसीवी T2 माइनस T1 इक्वल टू कितना लगाएंगे मेरे भाई, इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल। पी एक्सटर्नल कितना है मेरा इस बार, तो इस बार से कंप्रेशन हुआ 16 ATM में, एन आर T2 अपॉन P2 माइनस एन आर T1 अपॉन P1, सबका वैल्यू गिवन है, एन और आर काट दो तो यहाँ पर 3 बचेगा, तो 3, और T2 का वैल्यू निकालना है, T1 का वैल्यू कितना हो गया मेरे भाई, तो 300 केल्विन है, इक्वल टू -16, एन और आर काट दिए हैं पहले ही, तो T2 का वैल्यू निकालना है, P2 का वैल्यू कितना हो गया, 16 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पे T1 का वैल्यू मेरे भाई 300 अपॉन 1,
तो ये सबको वैल्यूज को पुट करो, यहाँ पे वैल्यूज को पुट करो, यहाँ पे T2 का वैल्यू जो आएगा ये आएगा कुछ 5700/4 केल्विन, इतना आएगा T2 का वैल्यू। और मेरे भाई फिर वर्क डन का वैल्यू को पुट करो, वर्क डन का वैल्यू पुट करो, यानी कि वर्क डन इक्वल टू NCV डेल्टा T। तो यहाँ से हम सीधा सीधा पुट करके हम आंसर लिखने जा रहे हैं, कितना आएगा। ये फलक तुम्हारा सेकंड का गड़बड़ है तुम्हारा सेकंड का आंसर। तो यहाँ पे शायद आप कुछ गलती किए होंगे, तो यहाँ पे +3375 R आएगा, 3375 R आएगा। ठीक है, आप कैलकुलेशन एक बार चेक करें, कैलकुलेशन में एरर हो सकता है। यस, अनीशा का जवाब सही है, अनीशा का जवाब सही है, 3375 R आएगा। हाँ मेरे भाई, इस दोनों क्वेश्चन को जो अभी करवाए ना, ये दोनों क्वेश्चन को एक बार निहारो अच्छे तरीके से, ये दोनों क्वेश्चन को निहारो और चेक करो कि एक बार हम लोग कॉम्परेशन किए और एक बार एक्सपेंशन किए। ठीक है, तो रिवर्सिबल जब कॉम्परेशन किए और रिवर्सिबल एक्सपेंशन किए तो क्या वर्क डन इस केस में इक्वल आया या किस में ज्यादा आया? रिवर्सिबल में वर्क डन ज्यादा आया एक्सपेंशन के दौरान, या फिर कॉम्परेशन के दौरान रिवर्सिबल में वर्क डन ज्यादा आया? यानी कि वर्क डन रिवर्सिबल में ज्यादा आ रहा है कि इरिवर्सिबल में ज्यादा आ रहा है? सेम प्रोसेस 16 से 1 के लिए, 1 से 16 के लिए, बताओ जल्दी से किस केस में वैल्यू ज्यादा आ रहा है? दोनों क्वेश्चन को निहारो और पता चलेगा। 16 से 1 ही चला है दोनों में, 1 से 16 और 16 से 1 चला है। तो बताओ हमें, रिवर्सिबल में ज्यादा वर्क डन हो रहा है कि इरिवर्सिबल में ज्यादा हो रहा है? हमको मैग्नीट्यूड से मतलब है इस बार, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड हमको बताता है किस में वर्क डन ज्यादा मिल रहा है। हाँ, अगर हम लोग बात करें एक्सपेंशन और कंप्रेशन में तो इरिवर्सिबल में ज्यादा है, इरिवर्सिबल में ज्यादा है। अच्छा मेरे भाई, अगर हम दूसरा बात करने जा रहे हैं, अगर हम एक्सपेंशन कराए रिवर्सिबली और एक्सपेंशन ही करवाए इरिवर्सिबली, ज्यादा वर्क डन किस में मिलेगा? ज्यादा वर्क डन किस में मिलेगा आपको, रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल? यस, रिवर्सिबल में। इसका मतलब हमको फायदा है, वर्क डन मिलना, सिस्टम वर्क करके देगा तो हमें फायदा है। ओवरऑल, ओवरऑल क्या है? फायदा है। तो इसका मतलब सिस्टम हमें वर्क करके दे रहा है, जिसमें हम नोट में लिखेंगे बात कि मेरे भाई एक्सपेंशन में क्या हो रहा है और कंप्रेशन में क्या हो रहा है, एक्सपेंशन में क्या हो रहा है और कंप्रेशन में क्या हो रहा है। यही सब बात इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, यही सब जो रिजल्ट्स निकल के आएंगे वही सब इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 1, इन केस ऑफ एक्सपेंशन, मेरे भाई अगर एक्सपेंशन करवाए, रिपीट वही चीज था, एक्सपेंशन में 16 से 1 किए दोनों केस में, दोनों में 16 से 1 किए, लेकिन मेरे भाई वर्क डन रिवर्सिबल का मैग्नीट्यूड पे बात करेंगे मेरे, क्योंकि हमको फायदा देखना है ओवरऑल। तो निगेटिव साइन बताता है कि सिस्टम वर्क कर रहा है या फिर सिस्टम में वर्क किया जा रहा है। तो रिवर्सिबल में ज्यादा है या कभी कभी बराबर भी आ सकता है किसी केस में। ठीक है, दूसरा बात मेरे भाई, इसी में अगर हम लोग का इन केस ऑफ कॉम्प्रेशन बात करें, तो कॉम्प्रेशन में अगर निहारो अच्छे तरीके से तो इरिवर्सिबल में वर्क डन ज्यादा आया होगा। कॉम्प्रेशन के दौरान में इरिवर्सिबल वर्क डन ज्यादा आया है मेरे भाई रिवर्सिबल वाले से, अच्छा से देखोगे तो इसका मतलब मेरे भाई कॉम्प्रेशन में हमें वर्क करना पड़ता है। तो हम लोग कौन सा वाला चाहिए करना? तो रिवर्सिबल। जिस तरीके से आइसोथर्मल में चाहते थे कि हम रिवर्सिबल करवाए, इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारा एम क्या होगा कि हमारा जो प्रोसेस हो वो क्या हो, रिवर्सिबल हो, ताकि हमारा फायदा, नेट फायदा ही हो पूरा पूरा। तो यहाँ पर भी वही लाइन लिखेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस इस लाइन से आर मोर एफिशिएंट, यानी हमको क्या मिलेगा? ज्यादा आउटपुट मिलेगा, एफिशिएंट देन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है मेरे भाई, आप लोग भी स्टूडेंट एक रिवर्सिबल बनिए, रिवर्सिबल बनने का मतलब जो यहाँ पे पढ़ाया गया फिर जाकर के घर में भी पढ़ ले, यही रिवर्सिबल होगा। इरिवर्सिबल किसे कहेंगे मेरे भाई? जो यहाँ पे पढ़ाया गया और चुपचाप से कॉपी बंद करके रख दिए, वो इरिवर्सिबल, वो एफिशिएंट नहीं होगा, वो एफिशिएंट नहीं होगा मेरे भाई। वहां पे हम लाइन लिखवाए थे, अगर एक्सपेंशन और कंप्रेशन का बात करें
अगर एक्सपेंशन या कॉम्प्रेशन का बात करें, किसी भी एक पार्टिकुलर केस को ले लो, लेट से एक्सपेंशन को ले लिए और 16 से 1 में ले गए, 16 से 1 में ले गए, एक बार रिवर्सिबली ले गए और एक बार इरिवर्सिबली ले गए, तो जैसे वहां पर हम लोग बोलते थे मेरे भाई कि एंड अप जो होगा वो सेम फाइनल स्टेट में होगा। अगर इनिशियली और फाइनली सेम कंडीशन है, सेम एक्सटर्नल प्रेशर था, तो वहां पे एंड अप सेम कंडीशन में होता था। क्या यहाँ पे भी होता है, इस बात को जानने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। तो अभी सिंस हम लोग देखे थे, तो सिंस एक्सपेंशन वाला देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है, चाहे तो कंप्रेशन वाला देख लो। तो एक्सपेंशन का केस में मेरे भाई प्रेशर पहले 16 एटीएम था, प्रेशर पहले कितना था, 16 एटीएम था, टेम्परेचर 300 केल्विन था, टेम्परेचर 300 केल्विन था मेरे भाई, ये था, है ना, और मोल्स 1 था, मोल्स 1 था। हमको वॉल्यूम और टेम्परेचर वेरी कर रहा था, T1 T2 T, है ना मेरे भाई। तो यहां पर जब फाइनली हम इसका प्रेशर को 1 एटीएम कर दिए, और सवाल है कि इसमें भी 1 एटीएम कर दिए, इसमें भी 1 एटीएम कर दिए, तो एक्सपेंशन के दौरान इसका टेम्परेचर आ गया था 150 केल्विन। आप देख लो पलट करके, यही आया था मेरे भाई, और इसमें टेम्परेचर जो आया था ये 230 केल्विन आया था, 230 केल्विन आया था मेरे भाई, आया था। यानी इसका मतलब चेंज दिखाई दे रहा है मेरे भाई, इस बार गेम दिखाई दे रहा है, अच्छा से नहीं आ रहा। उसके बाद अगर हम लोग वॉल्यूम में बात करें मेरे भाई, अगर वॉल्यूम में तो पीवी इक्वल टू एनआरटी एप्लीकेबल होगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी एप्लीकेबल होगा। यानी टेम्परेचर अगर बात करें मेरे भाई, तो एक्सपेंशन के टाइम में अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो टेम्परेचर रिवर्सिबल और टेम्परेचर इरिवर्सिबल में अगर बात करें, टेम्परेचर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में बात करें तो टेम्परेचर इरिवर्सिबल का ज्यादा है। सिंस प्रेशर तो सेम कर लिए, फाइनली टेम्परेचर अलग अलग है तो वॉल्यूम भी अलग अलग होगा, वॉल्यूम भी अलग अलग होगा। तुमको पूछेगा कि वॉल्यूम रिवर्सिबल और वॉल्यूम इरिवर्सिबल में किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो मेरे में अगर सेम कंडीशन रिपीट होगा तो इरिवर्सिबल का ज्यादा होगा, क्योंकि पीवी इक्वल टू एनआरटी अभी भी एप्लीकेबल है, मोल्स कांस्टेंट है मेरे भाई, आर कांस्टेंट है, सिंस प्रेशर 1 एटीएम, 1 एटीएम प्रेशर भी कांस्टेंट हो गया, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। से टेम्परेचर निकाले थे तो वॉल्यूम में भी फर्क आया। वहां पे क्या होता था मेरे भाई, इससे इस पॉइंट में लेकर के आते थे तो टेम्परेचर भी सेम हो जाता था, टेम्परेचर भी सेम होता है, क्योंकि यहाँ पे पीवी का पावर गामा चल रहा है, यहाँ पे अलग चल रहा है मेरे भाई, एक रिवर्सिबल है और एक इरिवर्सिबल है, एक इरिवर्सिबल है। लेकिन वहां पे मेरे भाई चाहे रिवर्सिबल होता था चाहे इरिवर्सिबल होता था, पीवी इक्वल टू एनआरटी दोनों में लग रहा होता था। यहाँ पे नहीं मेरे भाई, यहाँ पे निकालने के लिए आपको पीवी का पावर गामा लगा, यहाँ पे कुछ और लगा, तो जिसकी वजह से फर्क पड़ा। इसका मतलब मेरे भाई अगर कंडीशन सेम रखे, उतना ही प्रेशर में लेकर के आए, टेम्परेचर बदल गया, वॉल्यूम बदल गया, यानी एंड अप सेम फाइनल स्टेट में नहीं हो रहा है। अगर जो पीछे पढ़ा होगा उसको याद होगा मेरे भाई। तो लिखने जा रहे इसी लाइन को, एडियाबैटिक रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस does not end up does not end up at same final state if carried out if carried out from same if carried out from same same initial state against same against same final pressure, अगेंस्ट सेम फाइनल प्रेशर। मेरे भाई अगर फाइनल प्रेशर को सेम रखोगे तो एंड अप साथ साथ हो जाएगा, ऐसा नहीं है मेरे भाई। टेम्परेचर बदला हुआ रहेगा, वॉल्यूम बदला हुआ रहेगा, टेम्परेचर वॉल्यूम फर्क पड़ जाएगा। वहां पे कुछ नहीं फर्क पड़ता था, वही चीज होता था, सिर्फ वर्क डन में फर्क पड़ता था कि रिवर्सिबल वाले में वर्क डन एक्सपेंशन के दौरान ज्यादा मिलता था और इरिवर्सिबल में कम मिलता था। यहाँ पे मेरे भाई वो सब तो है, उसके अलावा मेरे भाई टेम्परेचर वॉल्यूम सब में फर्क पड़ जाता है। तो आई होप ये लाइंस तुम्हें समझ में आया होगा, तुम्हें जान करके अच्छा लगा होगा मेरे भाई कि ये सब लाइंस
समझ मेरे भाई कितना लोगों को समझ में आ रहा है, जो चीजें हम बता रहे हैं मेरे भाई वो सब समझ में आ रहा है, क्या कि बहुतों को मे भी नहीं समझ में आता होगा। ठीक है, समझ आ रहा है, ठीक है मेरे में अच्छी बात है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, हमको अच्छा लगा देख करके। तो अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जानेंगे मेरे में, क्या जानेंगे आप, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जानेंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से हम लोग आइसोथर्मल का ग्राफिकल, यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी थोड़ा फर्क पड़ेगा, अच्छा से ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, बहुत मजेदार चीज है। ठीक है, इंपॉर्टेंट केस है, इसीलिए बी अलर्ट मेरे भाई, बी अलर्ट। तो हेडिंग बनाओ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क डन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क डन। मेरे भाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखेंगे वर्क डन का फॉर आइडियाबैटिक प्रोसेस, यहाँ पे चाहो तो लिख लो, जो भी अभी हम लोग आइसोथर्मल का ऑलरेडी देखे थे, यहाँ पे फॉर आइडियाबैटिक प्रोसेस लिख लो। ठीक है, अब इसके अंदर पे दो केसेस में पढ़ेंगे मेरे भाई, केस नंबर वन, केस नंबर वन फॉर सेम फाइनल प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे फर्क ना पड़ जाता है मेरे भाई, फाइनल प्रेशर अगर सेम रखते हैं तो वॉल्यूम अलग हो जाता है, वॉल्यूम्स अलग हो जा रहा है, टेम्परेचर अलग हो जाता है, तो इसलिए हमको कंडीशन लगाना पड़ा, वहां पे सब चीज सेम हो जाता था, एंड अप सेम स्टेट में होता था तो कोई दिक्कत नहीं था, तो यहाँ पे सेम कंडीशन पे एंड अप नहीं होता है। तो इसके अंदर में मेरे भाई एक्सपेंशन का देखेंगे और कॉम्प्रेशन का देखेंगे, एक्सपेंशन का देखेंगे, एक ही ग्राफ में हम दोनों बनाएंगे। ठीक है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल थोड़ा ध्यान से देखना, अच्छे तरीके से समझना मेरे भाई, अच्छे तरीके से जितना समझोगे उतना कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आएगा, है ना। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो वर्क डन भी देता है, ये भी लाइन बता चुके हैं मेरे भाई। ठीक है, एक्सपेंशन का मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा मेरे भाई, वॉल्यूम बढ़ेगा, ग्राफ उसी के जैसा बनेगा, पीवी का पावर जैसा भी हो मेरे भाई, ग्राफ जो होगा वैसा ही बनेगा, पी वर्सेस वी का वही वाला कर्व बनेगा, यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट का जो कर्व बनेगा वो सेम बनेगा यहाँ पे, ये तो ध्यान से देखो अच्छे तरीके से। और सिंस प्रेशर कंटिन्यूअसली इक्विलिब्रियम में रहेगा और इस तरीके से एक्सपेंशन हो रहा है, तो इस पे एरो इधर जाएगा, इस पे एरो इधर जाएगा मेरे भाई। और सिंस आपको लिखा गया कि फाइनल प्रेशर सेम रखना है, यानी ये प्रेशर जो शुरुआत हुआ था, फाइनल प्रेशर आपका यही होगा, फाइनल प्रेशर आपका यही लाइन होगा। और मेरे पास इरिवर्सिबली हो रहा है तो अचानक से चेंज हो जाएगा, अचानक से चेंज हो जाएगा, यानी प्रेशर सीधा सीधा अचानक से हम चेंज कर रहे हो। लेकिन मेरे भाई खुद सोचो, ये वॉल्यूम जो होगा इरिवर्सिबल वाले का ज्यादा होगा या कम होगा, जल्दी से बताओ हमें, सेम फाइनल प्रेशर है तो वॉल्यूम ज्यादा होगा या कम होगा, यानी बी पॉइंट पे रुकेगा या आगे जाएगा, बी पॉइंट में रुकेगा या आगे जाएगा, बताओ जल्दी से, अभी लिखवा चुके हैं पहले ही। तो सिंस अगर प्रेशर सेम है, सिंस प्रेशर 16 से 1 किए, तो वॉल्यूम इरिवर्सिबल का ज्यादा होता है, वॉल्यूम इरिवर्सिबल का ज्यादा होता है मेरे भाई, तो इसको हमको और आगे ले जाना होगा, वो सेम पॉइंट पे नहीं रुकेगा, ये कुछ सी पॉइंट पे जाके रुकेगा, सी पॉइंट पे जाके रुकेगा। यस, अनीशा का जवाब सही आया है कि आगे जाएगा, आगे जाएगा। तो मेरे भाई ये जो लाल वाला है ये इरिवर्सिबल का है, और ये ब्लू वाला जो है ये रिवर्सिबल का है, ब्लू वाला यहीं पर रुक जाएगा मेरे भाई, यहां से शुरुआत होगा, रिवर्सिबल वाला रुक जाएगा, क्योंकि इरिवर्सिबल में वॉल्यूम जो होगा वो ज्यादा हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है। चाहो तो लिख लो एक लाइन, वॉल्यूम इरिवर्सिबल क्या होगा, रिवर्सिबल से ज्यादा, ज्यादा होगा मेरे, ये फिक्स है, ये फिक्स है, गारंटेड है एकदम, कहीं भी रत्ती भर भी डाउट नहीं होना चाहिए। चाहो तो टेम्परेचर में भी लिख लो, चाहो तो टेम्परेचर में भी लिख लो। सिंस अगर कंप्रेशन का बात करें मेरे भाई, तो कंप्रेशन का बात कर लेते हैं, एक ही ग्राफ में फिर से बात करेंगे, एक्सपेंशन बात किए, अब हम कंप्रेशन बात करेंगे, एक ही कर्व बनेगा मेरे भाई,
एक ही कर्व में बनाएंगे। फिर से ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है। हाँ, यहाँ पे ऊपर ही लिखा हुआ सेम फाइनल प्रेशर, लेकिन इस बार कंप्रेशन हो रहा है मेरे भाई। तो कंप्रेशन होगा तो नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, यहां से ए और यहाँ पे ये बी, यहाँ पे ए और बी। मेरे भाई दोनों के लिए प्रेशर तो फाइनल प्रेशर तो सेम है। इसका भी एरो किधर होगा, ए से बी ऊपर की डायरेक्शन पे होगा, और इसका भी प्रेशर जो होगा मेरे भाई वो सेम होगा। यही लाइन के अबाउट होगा, यही लाइन के अबाउट होगा प्रेशर। ऐसा होगा मेरे भाई स्ट्रेट, और प्रेशर यही होगा। अब सिंस देखना है कि वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो मेरे भाई हमको ये बताओ, जब कंप्रेशन वाला क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 2 जो अभी किए थे, उसमें टेम्परेचर रिवर्सिबल का ज्यादा था कि इरिवर्सिबल का ज्यादा था? यहाँ पे जैसे इरिवर्सिबल का टेम्परेचर ज्यादा था रिवर्सिबल वाले से, यहाँ पे हमको बताओ टेम्परेचर इरिवर्सिबल का ज्यादा है कि रिवर्सिबल का ज्यादा है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ मेरे भाई, देख के सब कुछ डेटा तुम्हारे पास में गिवन है। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन था मेरे भाई, तो 600 आया था, ये यहाँ पे करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 600 से ज्यादा आएगा मेरे भाई, 600 से ज्यादा आएगा। यस, इरिवर्सिबल का अभी भी ज्यादा था। तो इसका मतलब मेरे भाई प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, सॉरी मेरे भाई टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो इरिवर्सिबल का अभी भी वॉल्यूम ज्यादा होगा रिवर्सिबल से। तो मेरे भाई वॉल्यूम ज्यादा मतलब यही रुक जाएगा, यहीं पे रुक जाएगा, और ये इस तरीके से हो जाएगा, ये कर्व इस तरीके से यहीं पे आकर के रुक जाएगा, ये प्रोसेस ऐसे आके रुक जाएगा। वॉल्यूम इरिवर्सिबल का ज्यादा होगा मेरे में, चाहो तो डॉटेड डॉटेड करके दिखला दो कि इरिवर्सिबल का वॉल्यूम ये हुआ और रिवर्सिबल का वॉल्यूम ये हुआ, तो वॉल्यूम रिवर्सिबल से ज्यादा होगा इरिवर्सिबल का। तो कितना गेम है मेरे में कर्व। तो ये हुआ तुम्हें जब सेम फाइनल प्रेशर रख रहे थे तब का बनाए हम लोग, ये दो कर्व प्लॉट की, अच्छा अच्छा लगा होगा बना करके, आपको खुशियां मिली होगी मेरे भाई। अब हम आपको और बनाएंगे, ये फाइनल प्रेशर सेम था, अब हम फाइनल वॉल्यूम सेम रखेंगे। अब इस बार केस नंबर 2 होगा जिसमें फाइनल वॉल्यूम को हम सेम रखने जा रहे हैं मेरे भाई। तो केस नंबर 2 मेरे भाई, केस नंबर 2, ठीक है, फॉर सेम फाइनल वॉल्यूम। देखो ये सब एग्जाम में आएगा कि नहीं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट कितना अच्छा अच्छा मिल रहा है मेरे भाई, जो केवल और केवल आईआईटी जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर से यहाँ पर भी एक्सपेंशन के लिए बनाएंगे और कॉम्प्रेशन के लिए बनाएंगे। तो एक्सपेंशन के लिए बनाएंगे मेरे भाई, और एक कर्व आपके सामने हम कॉम्प्रेशन के लिए बनाएंगे, दोनों कर्व बनाना है अपने। ठीक है मेरे भाई, बहुत अच्छा लगेगा बना करके, जैसा पिछला बार अच्छा लगा। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे वॉल्यूम है, इसी तरीके से एक कर्व और भी बनाना है हमें, लेकिन इस बार वॉल्यूम सेम रखना है मेरे। तो चलो पहले तो एक का बना लेते हैं मेरे भाई, एक का रिवर्सिबल वाले का। रिवर्सिबल वाले का ऐसे होगा, एक्सपेंशन है तो ए और मेरे भाई यहाँ पे बी, ए से बी। मेरे भाई वॉल्यूम सेम होना चाहिए, वॉल्यूम सेम होने का मतलब यही लाइन पे आना चाहिए, फाइनल वॉल्यूम सेम होना चाहिए। स्टार्टिंग तो यही से होगा मेरे में इनिशियल, लेकिन वॉल्यूम सेम होना चाहिए। तो मेरे भाई अब कैसे देखोगे, तो सिंस सिंस मेरे भाई आपको एक लाइन पता है, आपको वॉल्यूम सेम कर दिया, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। तो मेरे भाई एक लाइन पता है आपको, इरिवर्सिबल का टेम्परेचर रिवर्सिबल से ज्यादा होता है, तो प्रेशर जो होगा इरिवर्सिबल का ज्यादा होगा पी रिवर्सिबल से। क्यों? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो प्रेशर इरिवर्सिबल वाले का ज्यादा होगा मेरे पास, प्रेशर इरिवर्सिबल वाले का ज्यादा होगा, यानी कि इसका प्रेशर अगर ये है रिवर्सिबल तो उससे ऊपर होगा मेरे पास, उससे ऊपर होगा, और फाइनल वॉल्यूम आपको सेम रखना है। ये कर्व ऐसा बनेगा, क्यों? प्रेशर इरिवर्सिबल वाले का ज्यादा होगा, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया तो वॉल्यूम सेम हो गया, तो इरिवर्सिबल वाले का ज्यादा होगा। तो इस तरीके से बनेगा। सिमिलरली कॉम्प्रेशन का बनाओ मेरे भाई, कॉम्प्रेशन का बनाओ, तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, आपको अच्छा लगा रहा होगा ये सब जान करके। फिर से मेरे भाई इस पर कॉम्प्रेशन होगा, तो यहां पर ए से शुरुआत होगा, बी ऊपर जाएगा। ठीक है, फाइनल वॉल्यूम यानी यही होना चाहिए मेरे भाई, फाइनल वॉल्यूम इसी लाइन पे आना चाहिए।
फाइनल वॉल्यूम जो होगा ऐसा ही लाइन पे आना चाहिए, इसी लाइन के अबाउट आना चाहिए कि फाइनल वॉल्यूम सेम हो। फाइनल वॉल्यूम यही होना चाहिए, इनिशियली वॉल्यूम तो सेम ही होगा। तो सिंस प्रेशर फिर से इरिवर्सिबल का ज्यादा होगा मेरे में, इरिवर्सिबल का प्रेशर तो ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा मेरे में, ऊपर चला जाएगा। और सिर्फ वॉल्यूम तो सेम रखना है मेरे में। ये कर्व ऐसा बनेगा, ये कर्व ऐसा बनेगा, ए पॉइंट से यहाँ पे सी पॉइंट आएगा, यहाँ पे सी लिख दो, ये आएगा मेरे भाई। कितना लोगों को ये कर्व समझ में आया, एक बार बताओ, हैंड रेस करो या चैट पे बताओ। अनुराग को समझ आ गया, वेरी गुड अनुराग, ठीक है। बाकियों को शायद नहीं समझ में आया। अनीशा को समझ आ गया, वेरी गुड। फलक को आ गया समझ में, ठीक है। तो ये बातें हो गई मेरे भाई, ये बातें हो गई, ठीक है। चलो वे कॉन्सेप्चुअल बातें करने जा रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। बहुतों को आया है समझ में, वेरी गुड मेरे भाई। कॉन्सेप्चुअल बातें कर जाए, याद करो कि मेरे भाई अगर आइसोथर्मल प्रोसेस बनाते थे तो आइसोथर्मल में रिवर्सिबल का कर्व ऐसे बनता था और इरिवर्सिबल का कर्व यहीं से यहीं तक जाता था, क्योंकि फाइनल कंडीशन सेम होता था, इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन सेम होता था, ए और बी। तो मेरे भाई ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम भाई किसके लिए था, आइसोथर्मल के लिए था, आइसोथर्मल के लिए था। तो सिर्फ रिवर्सिबल के लिए था और एक इरिवर्सिबल के लिए था। तो सिर्फ दो पॉइंट में दो आइसोथर्मल प्रोसेस पॉसिबल था। तो यहां पर ए एंड बी के बीच में रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल दोनों पॉसिबल था आइसोथर्मल। दो आइसोथर्मल प्रोसेस था, एक रिवर्सिबल, दो प्रोसेस था आइसोथर्मल के ही दो प्रोसेस थे, एक रिवर्सिबल और दूसरा वाला इरिवर्सिबल था। मतलब कि दो पॉइंट्स के बीच पे दो आइसोथर्मल प्रोसेस पॉसिबल हो सकता है, लेकिन कभी भी दो पॉइंट्स के बीच में, कभी भी दो पॉइंट्स के बीच में दो एडियाबैटिक प्रोसेस पॉसिबल नहीं होगा। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल अलग अलग पॉइंट्स में एंड अप करेगा। तो यही लाइन हम लिखने चाह रहे हैं मेरे भाई। इस लाइन को समझ में आ गया होगा, लिख लो लाइन, between 2 points, two isothermal process are possible. Between 2 points, two isothermal process are possible, but between two points, two adiabatic process are impossible. हाँ मेरे भाई ये भी कॉन्सेप्ट आया, two adiabatic process are impossible। मेरे भाई दो पॉइंट्स के बीच पे दो आइसोथर्मल प्रोसेस हो सकते हैं, लेकिन कभी भी दो एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं हो सकता। कभी भी दो एडियाबैटिक प्रोसेस वही दो पॉइंट्स के बीच पे नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। यही चीज हम पहले ही बताए थे आपको, थर्मोडायनेमिक्स आपको सोचने का तरीका को बदल देगा। हर चीज पॉसिबल है ऐसा कोई गारंटी नहीं है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है मेरे में। हर चीज पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में, कुछ चीजें हैं जो इम्पॉसिबल है। थर्मोडायनेमिक्स आपको समझाएगा कि कौन सा चीज फिजिबल है, कौन सा चीज फिजिबल नहीं है। तो मेरे भाई आई होप ये लाइंस तुमको समझा रही है कि सिर्फ दो पॉइंट्स के बीच में दो आइसोथर्मल तो कर सकते हो, और तुम चाहे कितना भी रगड़ लो, दो एडियाबैटिक प्रोसेस को कभी भी नहीं कर पाओगे, दो एडियाबैटिक प्रोसेस को कभी भी नहीं कर पाओगे। तो आई होप ये लाइंस तुम्हें बहुत अच्छा लगा होगा समझ करके, समझ में आ रही होगी चीजें कि क्यों ऐसा हो सकता है। तो एडियाबैटिक में अलग अलग पॉइंट में एंड अप करता है, ठीक है। कभी भी फाइनल कंडीशन सेम नहीं हो रहा था, ठीक है। जब उसकी सेम कंडीशन लगाए थे, प्रेशर सेम रखे थे मेरे, तो भी नहीं रिपीट हुआ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का। तो ये सारी बातें हुई मेरे भाई। तो आपको बहुत कुछ अच्छा सा सीखने को मिल रहा होगा कि थर्मोडायनेमिक्स बहुत कुछ हमें सिखा रहा है मेरे भाई। अगला प्रोसेस अब पढ़ेंगे जो कि आसान सा है मेरे भाई, हलवा चीज है, ठीक है। और यहीं पर आज इसको जो लास्ट अब पढ़ने जा रहे हैं, जो लास्ट पार्ट, इसके बाद हम लोग का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो जाएगा और फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एंट्री ले लेंगे हम लोग। तो मेरे पास हेडिंग बनाओ, एक टाइप का और भी प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस के बाद पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। देखो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बारे में या एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे,
ठीक है, हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ये फिजिक्स में आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, बल्कि हम भी बहुत डिटेल में पढ़ाए आपको, लेकिन वहां पे आपको ग्राफ से पढ़ाया जाएगा, ग्राफ को कन्वर्ट करना होगा। हम लोग एडियाबैटिक का ग्राफ कन्वर्जन नहीं पढ़े ना, पॉलीट्रॉपिक का ग्राफ कन्वर्जन पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब आपको फिजिक्स में बताया जाएगा। हाँ, और क्वेश्चन भी केमिस्ट्री में नहीं आएगा। इवन पहला बात, एक चीज और बता दे, थर्मोडायनामिक्स से ज्यादातर क्वेश्चन फिजिक्स में आपका आता है, केमिस्ट्री में कम आता है। केमिस्ट्री में थर्मो केमिस्ट्री वाले पार्ट से ज्यादा आता है। ठीक है, तो ये क्योंकि थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, तो फिजिक्स में तो पूछना ही है उसको, तो फिक्स्ड है। तो केमिस्ट्री को वहां से जनरली नहीं पूछा जाता, खास करके पॉलीट्रॉपिक तो बहुत लोग पढ़ाते भी नहीं, बहुत लोग तो पढ़ाते भी नहीं है मेरे में। और सही में बात बोले तो जरूरत भी नहीं है हमें पढ़ाने का। ठीक है, चलो, लेकिन मन किया मेरे भाई पढ़ा देते हैं। पीवी का पावर x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अरे तुम कहोगे सर, अरे ये तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक में आता था कुछ, पीवी का पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो रहा था। यस, पॉलीट्रॉपिक का ही तुम कह सकते हो, एक स्पेशल केस है एडियाबैटिक। पॉलीट्रॉपिक का ही बोल सकते हो कि स्पेशल केस है एडियाबैटिक प्रोसेस। हाँ, लेकिन वहां पर यहाँ पर x का वैल्यू जो होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी लाइक कर सकता है, लेकिन मेरे भाई गामा वाले केस में गामा का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होता है। तो मेरे भाई एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है, एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, वो एक स्पेशल केस है पॉलीट्रॉपिक का। सब कुछ सेम होगा मेरे भाई, सब कुछ सेम होगा। चलो, एक बात तो समझ में आ गया मेरे भाई, एक बात तुमको समझ में आने लगा, चीजें समझ में आने लगी। अब तुमको मेरे भाई इस कर्व का हमको स्लोप निकालना है, इसका जो कर्व बनेगा P वर्सेस V का, उसका हमको स्लोप चाहिए। तो मेरे भाई तुम लोग ऐसा सुने हो कभी भी कि y वर्सेस x ग्राफ है और y और x में प्लॉट किया गया तो उसका स्लोप dy बाई dx होता है? ऐसा कुछ नाम सुने हो क्या तुम लोग? dy बाई dx स्लोप बताता है हमें, शायद तुम लोग सुना होगा मेरे में। तो यहाँ पर हम लोग स्लोप पता करने जा रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे मेरे पास P वर्सेस V का कर्व है, तो dP बाई dV जो होगा वो हमको स्लोप बताएगा। तो मेरे भाई इसको डिफरेंशिएशन करना है, इसको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो PV का पावर x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो P इक्वल टू K V का पावर माइनस x हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा। अब इसको V के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो मेरे भाई, dP अपॉन dV, K और माइनस के एक्स हो जाएगा, और v का पावर माइनस एक्स माइनस 1 हो जाएगा मेरे में। v का पावर माइनस एक्स और माइनस 1 भी हो जाएगा, है ना मेरे भाई? ऐसा ही ना होगा, x का पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x का पावर n माइनस 1। हाँ, बिल्कुल सही लिखे हैं मेरे भाई, बिल्कुल सही है, सत्य है मेरे भाई। अच्छा से देखो तो माइनस के इंटू एक्स, और इसको ऐसे लिख सकते हैं v का पावर माइनस एक्स इंटू 1 बाई वी। v का पावर माइनस 1 ऊपर जाएगा तो जुड़ जाएगा मेरे भाई, तो सेम चीज हो गया, सेम चीज हो गया। तो मेरे भाई k इंटू वी का पावर माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं। k इंटू वी का पावर, तो माइनस एक्स इंटू पी बाई वी आ गया। तो dy बाई dx जो होता है ये हमको स्लोप बताता है। dy बाई dx क्या बताता है हमको, स्लोप बताता है। और सिंस x का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा, x का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो स्लोप क्या होगा, निगेटिव आएगा। स्लोप क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ऐसा कुछ होगा मेरे में। चलो, ये बात तो समझ में आने लगा मेरे भाई, समझ में आने लगी। तो इसका हम एक कर्व बनाना चाहते हैं मेरे, तो बहुत सारे कैसा कर्व बनाना चाहते हैं देखो मगर बोर्ड पर, P वर्सेस V का मेरे भाई। अगर सुनो, अगर यहाँ पे V का x का वैल्यू 0 कर दे, इसका कर्व बनाना चाहते हैं, इसका इसका मेरे भाई, और x का वैल्यू 0 कर दे तो लाइन कैसा बनेगा? कोई बता सकता है हमको चैट पे, इसका कर्व कैसा बनेगा? x का वैल्यू 0 कर दिए तो कैसा बनेगा कर्व, कैसा होगा? किसी के पैरेलल होगा, किसी का परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा? हम P वर्सेस V का कर्व बनाना चाहते हो, x का वैल्यू 0 कर दिया है, कैसा बनेगा? एक्स एक्सिस के पैरेलल, यस वेरी गुड। अनीशा का जवाब सबसे पहले आया, हाँ, अनीशा का जवाब सबसे पहले, पैरेलल टू एक्स, यस पैरेलल टू एक्स आएगा मेरे में। तो इसका कर्व जो होगा, जब x का वैल्यू 0 होगा मेरे में, तो ऐसा कर्व बनेगा। ये आया x का वैल्यू 0 के लिए, ये x का वैल्यू 0 हुआ तब ऐसा कर्व बनेगा।
तो इस पॉइंट से शुरुआत करते हैं भैया, थोड़ा सा इतना हटा देना, यहाँ से शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमको दिखलाना है कुछ चीज, नहीं तो नहीं दिखेगा यहाँ पर से। वैसे देख सकते थे मेरे, कोई बड़ा चीज नहीं था। चलो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल आता है, इसलिए यहां से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, हमको ये बताओ, अगर x का वैल्यू इंफिनिटी कर दे, x का वैल्यू इंफिनिटी कर दिए, तो p इक्वल टू क्या बन जाएगा मेरे भाई? तो तुम कहोगे सर x का वैल्यू इंफिनिटी कर दिया अगर, तो p इक्वल टू इंफिनिटी हो जाएगा। प्रेशर इक्वल टू इंफिनिटी मतलब क्या सर? अगर x का वैल्यू कैसे बनेगा? थोड़ा सा दिक्कत आ रहा होगा, तुम दिक्कत आ रहा हो। x का वैल्यू तो समझ में आ गया कि सर x का वैल्यू 0 कर दिए, तो यहां से m आ गया सर 0। अगर x का वैल्यू 0 हो गया मेरे भाई, तो यहां से हमें क्या मिल गया? m का वैल्यू 0 मिल गया, यानी ये m का वैल्यू 0 हो गया मेरे भाई। में x का वैल्यू इन्फिनिटी कर दिए, तो यहां से m का वैल्यू भी इन्फिनिटी आ गया, m का वैल्यू भी इन्फिनिटी आ गया मेरे भाई। हमको ये बताओ tan थीटा इन्फिनिटी कब होता है? तो तुम कहोगे सर थीटा 90 डिग्री में इन्फिनिटी होता है, 90 डिग्री में इन्फिनिटी होता है। बस यही तो देखना था मेरे भाई। m का वैल्यू 0, तो थीटा का वैल्यू 0 आ गया, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब तुम सर 90 डिग्री कर दीजिए, 90 डिग्री कर दीजिए, वो अपने आप x इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा मेरे भाई। ये जो कर्व बनेगा, ये जो कर्व बना ग्रीन वाला मेरे भाई, ये x इक्वल टू इन्फिनिटी में है मेरे भाई। इस लाइन से देख करके एक कंक्लूजन निकाल सकते, जीरो में यहां है, इन्फिनिटी में यहां है, और मेरे भाई इसी तरीके से चेंज होता रहेगा किसी और दूसरा वैल्यू में मेरे भाई। अगर x का वैल्यू 1 होता है, याद करो x का वैल्यू 1, pv इक्वल टू कांस्टेंट, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस कर ऐसा ही तो बनाते थे मेरे भाई, उतना देर से हम लोग बना रहे थे, ऐसा ही तो बनाते थे। याद करो x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, याद आया कुछ? और ऐसा ही बनता था मेरे भाई, ऐसे करके ऐसे बना देते थे, ऐसे। वही कर्व है, वही कर्व है। इसका मतलब जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ाओगे मेरे भाई, तो कर्व का नेचर कुछ ऐसा होता चला जाएगा, यानी कर्व का नेचर कुछ ऐसा होता चला जाएगा मेरे भाई। एक कर्व और प्लॉट कर रहे हैं मेरे भाई, एक कर्व और प्लॉट करेंगे, तब आपको सारा क्लैरिटी आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे P वर्सेस V है मेरे भाई, P वर्सेस V है, तो अगर ये कर्व आपका x इक्वल टू 0 का है, तो ये वाला आपको कर्व, ये वाला x इक्वल टू 0 का है, ये x इक्वल टू 1 का है मेरे भाई। ये कर्व जो होगा इस तरीके से x ग्रेटर देन 1 का होगा, लेट से x इक्वल टू गामा के लिए होगा, x इक्वल टू गामा, गामा का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होता है, तो ये इस तरीके से कर्व बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल मेरे भाई, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पे लिख रहे हैं मेरे भाई। एग्जाम्पल नंबर 2 तुम्हारे सामने यहाँ पे लिख रहे हैं, तुमको देख करके अच्छा लगे, बड़ा मजेदार चीज पढ़ा रहे हैं मेरे भाई। ये कर्व अगर सीख गए तुम देखने के लिए ना, तो बहुत आसान लगेगा तुम्हें। प्रेशर है और वॉल्यूम कैसे हो रहा है, तुम बस जीरो में याद रखो, इन्फिनिटी में याद रखो, और अपने आप सब दिख जाएगा मेरे भाई। हमको एक लाइन बताना कि यहाँ पर दो कर्व्स बनाए गए हैं, दो कर्व्स बनाए गए इस तरीके से, एक कर्व है गामा 1 और एक कर्व है गामा 2। हमको ये बताओ गामा 1 बड़ा है कि गामा 2 बड़ा है? इसमें जल्दी से बताओ, गामा 1 बड़ा होगा कि गामा 2 बड़ा होगा? अनुष्का गड़बड़ होगी तुम्हारा, सिंस जैसे जैसे बढ़ता है वैल्यूज नीचे होता चला जाता है। फलक का, अनुराग का सही है। तो मेरे भाई इसमें गामा 2 जो होगा वो ग्रेटर देन गामा 1, जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ेगा वैसे वैसे नीचे आएगा। चलो मेरे भाई ये लाइन समझ में आ गया। यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है मेरे भाई, तो देख पा रहे हो ये सब क्वेश्चन ही है, तो हम थ्योरेटिकल फॉर्म में हम पुट कर रहे हैं, ये सब क्वेश्चन है दरअसल। जो एग्जाम में आपको बुक्स पे जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यही सब देखने को मिलेगा मेरे भाई। एक क्वेश्चन दे रहे हैं मेरे भाई यहीं पर, ये क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पे, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का कर्व बना हुआ है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का कर्व बना हुआ है। एक ये कर्व है मेरे भाई, और एक ग्रीन से कर्व बनाया गया है। ठीक है, इसमें लिखा गया है कि एक तो मेरे भाई हीलियम का है और एक तो हाइड्रोजन का है। ठीक है, एक तो हीलियम का है
और दूसरा वाला हाइड्रोजन का है। कोई हमको बता सकता है हीलियम का कौन सा होगा और हाइड्रोजन का कौन सा होगा? हीलियम का कौन सा होगा और हाइड्रोजन का कौन सा होगा? कोई बता सकता है मेरे में? देखिए थोड़ा कितना तुम लोग दिमाग लगा पाता। बहुत आसान सा प्रश्न पूछे हैं वैसे, कोई मुश्किल नहीं पूछे हैं। ऐसा नहीं कि हम तुमसे रॉकेट साइंस पूछ लिए मेरे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बताओ जल्दी से मेरे में, बता सकते हो? सब कुछ हम आपको कॉन्सेप्ट दे चुके हैं। कोई नहीं बता पा रहा है। तो सिंस ये मोनो एटॉमिक है और ये डाई एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है, तो गामा मेरे भाई, गामा जो होता है मोनो एटॉमिक का, तो गामा हीलियम का जो होगा वो कितना होगा मेरे भाई? तो 5/3 होगा। और गामा H2 का जो होगा वो 7/5 होगा। तो ये 1.66 वैल्यू आएगा। ये 1.5 पंजा 5, 5 4 जा 20, 1.4। तो जिसका गामा का वैल्यू बड़ा होगा मेरे भाई वो नीचे होगा, यानी ऊपर वाला H2 का है, नीचे वाला हीलियम का है। ठीक है, H2 का 2 बोल रहा था अनुराग, हीलियम का 1 ना मेरे भाई। तो ये इस तरीके से सवाल को बनाना पड़ेगा आपको। ये सब क्वेश्चन आईआईटी पे आएंगे मेरे भाई खुले तौर पे। ठीक है, तो तुमको पता होना चाहिए वैल्यूज, तभी तुम बना सकते हो मेरे भाई। ठीक है, अब सिंस ये सब बातें हो गई अभी, तो हमको तो पता चल गया कि पीवी का पावर x इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं अनुराग, वेरी गुड। पीवी का पावर x इक्वल टू कांस्टेंट होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, जस्ट लाइक पीवी का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर थोड़ी देर के सोचो गामा ही है ये, तो इसका वर्क डन कैसे निकालते थे मेरे भाई? तो P2V2 माइनस P1V1 बाई गामा -1 लिखते थे, तो यहाँ पे x-1 आएगा। ठीक है, हाँ तुम कह सकते हो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बात कर रही है। देखो मेरे भाई यहाँ पर एग्जाम में सबसे फॉर्मूला से सवाल आपका आने वाला नहीं, जो कर्व से क्वेश्चंस आएंगे, ये फॉर्मूला से नहीं आने वाला यहाँ पर। हाँ यहाँ पे वो भी फॉर्मूला लिख सकते हो मेरे भाई, यहाँ पर भी वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, NR डेल्टा टी वाला यहाँ पे भी लगेगा। बस वहां पे गामा -1 होता था, यहाँ पे x-1 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज मेरे भाई जानने वाली चीज है कि सिर्फ डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो क्यू इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू, इसको लिख ही लो मेरे भाई। वर्क डन का एक और फॉर्मूला NR डेल्टा टी अपॉन x-1। ये भी फॉर्मूला आपको पता ही होना चाहिए मेरे, मतलब सेम है दोनों का। ठीक है, जहां पे गामा था वही फॉर्मूला को लिख रहे, कोई नया नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे भाई NC डेल्टा टी, क्योंकि यहाँ पे कोई कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं है। यहाँ पे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में कोई भी कंडीशन नहीं है मेरे भाई, ना कांस्टेंट प्रेशर है ना कांस्टेंट वॉल्यूम है, कोई जनरल है मोलर हीट कैपेसिटी एट एनी टाइम, किसी भी टाइम में। तो सी लिख दिया ना, कांस्टेंट वॉल्यूम होता तो सीवी लिख देते, कांस्टेंट प्रेशर होता तो सीपी लिख देते। लेकिन मेरे भाई इसका वैल्यू पता है NCV डेल्टा टी, और वर्क डन का एक फॉर्मूला आ गया NR डेल्टा टी अपॉन x-1। ये एक निकल के आया मेरे भाई, ये एक निकल करके आया। तो अगर अच्छा से देखो तो N N N सब जगह से कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा टी कैंसल आउट हो जाएगा, तो C कितना आ जाएगा मेरे भाई? CV माइनस R बाई x-1। तो कभी भी किसी भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, किसी भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आप आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए भी लगा सकते हो, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट के लिए भी वैलिड हो जाएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए देख लो CV प्लस R हो जाएगा, CV प्लस R हो जाएगा, CV प्लस R हो जाएगा। CV प्लस R हो जाएगा। ठीक है, CV प्लस R हो जाएगा। ठीक है, तो ये है मेरे भाई, ये लेकिन ये कोई कंडीशन पे नहीं है, किसी भी टाइम में डिफाइंड है। ये मोलर हीट कैपेसिटी है, मोलर हीट कैपेसिटी है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि कांस्टेंट प्रेशर में है, कांस्टेंट वॉल्यूम में है, नहीं, किसी भी कंडीशन में है। लेट्स से फॉर आइसोथर्मल बात करते हैं, फॉर आइसोथर्मल बात करते हैं मेरे भाई। तो आइसोथर्मल के लिए क्या होता है? पीवी इक्वल टू कांस्टेंट,
तो ये x का वैल्यू कितना हुआ इसके लिए, x का वैल्यू 1 हो गया, तो x का वैल्यू 1, गेम हो गया यहाँ पे, 1 - 1 तो इन्फिनिटी हो जाएगा। सॉरी, आइसोबारिक में लगाओ मेरे भाई, उस पर ठीक लगेगा, उसमें ठीक बैठेगा। आइसोबारिक के लिए मेरे, आइसोबारिक के लिए प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो प्रेशर कांस्टेंट, तो P इक्वल टू कांस्टेंट लगा दो, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या बोल सकते हो मेरे भाई, x का वैल्यू क्या बोलोगे, 0। x का वैल्यू क्या बोलोगे, 0 बोलोगे, तभी तो प्रेशर कांस्टेंट आएगा। तो देखो तो पुट करके मेरे भाई, सी क्या बन जाएगा, आइसोबारिक है तो Cp बन जाएगा, Cv प्लस आर है के लिए मेरे भाई 0 -1 प्लस 1। तो देखो ये वैलिड है, ये हर जगह पे वैलिड है। आइसोबारिक के लिए Cp होता है, Cp इक्वल टू Cv प्लस आर होता है, ठीक है। आइसोथर्मल के लिए इन्फिनिटी आ जा रहा था मेरे पे। हाँ, तो आई होप ये लाइंस तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि यहां पर से एक नया किसी भी टाइम में, चाहे वो कांस्टेंट प्रेशर हो चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम हो, हर केस में डिफाइन कर सकते हैं। एक बार चैट पे रिप्लाई करो मेरे भाई, कितना लोगों को ये सारी बातें अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाने में बहुत डर लगता है मेरे भाई आप बच्चों को, क्योंकि आपको समझ में चीजें आ रही है या नहीं आ रही है नहीं पता हमें, ठीक है। बट कोशिश करो समझने का, आएगी समझ में, ऐसा भी नहीं है कि कुछ मुश्किल है। हाँ, इसको बार बार आप इसको लिख करके फॉर्मूला को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब ये चैप्टर आपके हाथ में आएगा। अदरवाइज मेरे पे बहुतों को नहीं आता है, स्टार्टिंग में आपको समझ में आएगा, आपसे सवाल भी बन रहे होंगे, लेकिन फाइनली क्या होगा कि आप सब चीज भूल जाएंगे। इसीलिए बार 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 इस चैप्टर को बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है मेरे भाई। एक एक सवाल को पता है 20-20 बार बनाना होगा, 20-20 बार, तुमको मजाक लग रहा होगा, हाँ 2 साल तक में 20-20 बार बनाना होगा, ठीक है मेरे भाई। चलो अब हेडिंग बनाओ, अब एक नया हेडिंग, बस अब खत्म पे है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मल्टी स्टेप प्रोसेस, मल्टी स्टेप प्रोसेस, मल्टी स्टेप प्रोसेस। तो बहुत सर ये क्या है मेरे में, अब तक क्या होता था ना, ए से बी ले जाते थे, बस ए से बी ले जाके छोड़ देते थे, ए से बी ले जाकर के छोड़ देते थे, इसके आगे कुछ नहीं करते थे, है ना। दो ही होता था, एक से दूसरा पॉइंट। लेकिन अब क्या करेंगे मेरे भाई, ए से बी और फिर बी से सी ले जाएंगे, यानी नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ा दिए, नंबर ऑफ स्टेप्स को इंक्रीज कर दिया। मल्टी स्टेप प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज करिए, नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज करिए। पहले इतना ही होता था मेरे में, या इतना होता था, अब क्या होगा, ए से बी और फिर बी से सी होगा। आया बात समझ, 2 स्टेप में दिखला, हो सकता है 4 स्टेप हो, 5 स्टेप, कुछ भी हो सकता है। तो मेरे भाई अगर हम तुमसे पूछे यहाँ पर अगर हम तुमसे पूछे कि डेल्टा यू टोटल चाहिए, इंटरनल एनर्जी टोटल, तो तुम कहोगे सर ऐसा करिए कि डेल्टा यू ए से बी का निकाल लीजिए और डेल्टा यू ए से सी का निकाल लीजिए, ठीक है। और मेरे भाई पता है ये डेल्टा यू ए सी के इक्वल भी होगा मेरे भाई, अलग अलग निकालो जोड़ करके या डायरेक्टली ए से सी का निकालो, सब बराबर होगा, सब बराबर होगा। कोई बता सकता है क्यों ऐसा बराबर होगा ये, अलग अलग निकालो चाहे एक बार ए से डायरेक्टली सी का निकालो, क्यों बराबर होगा दोनों, कोई बता सकता है? एनीवन, कुछ भी माइंड में आ रहा हो जवाब तो बता सकते हो, कुछ भी माइंड में जवाब आ रहा है तो बता सकते हो क्यों ऐसा होगा मेरे में। किसी को नहीं आ रहा है मेरे में, सिंस ये एक स्टेट फंक्शन है, ये स्टेट फंक्शन है, समझ आया कुछ, इसीलिए ए से सी में लगा दो या अलग अलग लगाओ, वैल्यूज बराबर आएंगे, पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है। लेकिन क्या मैंने भाई वर्क डन टोटल, वर्क डन ए से बी प्लस वर्क डन बी से सी, और क्या ये वर्क डन ए से सी इक्वल होगा, ए बी प्लस बी सी क्या ए सी के इक्वल होगा, वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि ये आपका
पाथ फंक्शन है, अलग अलग ही निकालना होगा। ये आपका पाथ फंक्शन है। तो ये सब आपको दिखना चाहिए कि अगर डेल्टा यू पूछा गया है इसका मतलब स्टेट फंक्शन है, डायरेक्टली लगा सकते हो, यानी सीधा सीधा ए से सी में लगा दिए, ए से सी में लगा दिए, ए से सी में लगा दिए। अब इसी में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं साइक्लिक प्रोसेस। इसी में साइक्लिक प्रोसेस, तो साइक्लिक किसको कहते हैं मेरे भाई? क्या इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट सेम हो जाएगा? इनिशियल साइक्लिक का मतलब क्या समझ में आता? जहां से चले थे वहीं पे आके एंड कर गए, जहां से चले थे मेरे भाई वहीं पे आकर के एंड कर गए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पे P वर्सेस V का कर्व किया है, जैसे A से चले मेरे भाई, A से B गए, B से C आए, C से D आए मेरे भाई, और फिर D से A आ गए, D से A से शुरुआत किए फिर A पे आके रिपीट कर गए। तो मेरे भाई सर कितना पेज अभी लिखे हैं? ओ मृणालिनी आप तो बहुत जल्दी आ गए आज एकदम, हमें लग रहा है कि आप 20 मिनट पहले हैं। मेरे भाई यहाँ पे हमको बात करना है डेल्टा यू के बारे में। डेल्टा यू, डेल्टा यू बात करना है टोटल इस प्रोसेस का। चलो एक बात हमको करना है, डेल्टा यू कितना होगा इसमें भाई? इसका वैल्यू क्या होगा? डेल्टा यू टोटल क्या होगा? कोई बताएगा हमें? कोई बताएगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ मेरे में, तुम लोग डिस्प्लेसमेंट ये सब पढ़ता था बचपन में। क्या होगा? डेल्टा यू टोटल बताओ, डेल्टा एक्स टोटल बताओ, क्या लग रहा है तुम्हें क्या होगा? तो सिंस यहाँ पे देखो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होगा तो जीरो जीरो हो जाएगा, जीरो जीरो हो जाएगा। यस अनुराग सही बोल रहा है, जीरो होगा सर, क्योंकि इनिशियल और फाइनल सेम हो गया, और ये इस पॉइंट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है, उसी पॉइंट पर डिपेंड करेगा, तो फाइनली भी वहीं पे पहुंच गया। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या होगा? आपको एक कंक्लूजन मिल गया, आपको एक कंक्लूजन मिल गया कि साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू डेल्टा एक्स जीरो होता है, एज इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम। इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है मेरे भाई? सेम है, तो इसीलिए जो भी स्टेट फंक्शंस होंगे उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा साइक्लिक प्रोसेस में। क्या वर्क डन का भी वैल्यू जीरो हो जाएगा मेरे भाई? क्या वर्क डन हीट का भी वैल्यू जीरो हो जाएगा? तो नहीं, तो फर्स्ट लॉ लगाएंगे मेरे भाई, फर्स्ट लॉ लगाएंगे और वहां से लिखेंगे यहां से Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। हाँ ये Q टोटल बोलो और वर्क डन टोटल बोलो, वर्क डन टोटल बोलो, यहाँ पे लगेगा मेरे भाई, जीरो नहीं होगा, ये तो पाथ फंक्शन है, चाहे इनिशियल पॉइंट कुछ भी हो फाइनल पॉइंट कुछ भी हो। तो मेरे भाई अगर वर्क डन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? वर्क डन टोटल, तो वर्क डन ए बी प्लस वर्क डन बी सी प्लस वर्क डन सी डी प्लस वर्क डन डी ए, ये निकालना पड़ेगा, टोटल निकालना पड़ेगा आपको, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, सब निकालना पड़ेगा आपको, सबका वैल्यूज रखना पड़ेगा मेरे भाई। एक याद है अगर ए बी का निकालना है तो एरिया अंडर द कर्व वर्क डन देता है, याद है कुछ? अगर ए बी का निकाला तो ये सब पॉइंट्स को सोचो ही नहीं, सीधा ए बी कर्व को लो, यानी ऐसा बोलना चाहते हैं मेरे ए बी का, और यहां से लाइन खींच दो, जो एरिया आ जाएगा मेरे भाई इतना दूर का अंदर का पूरा पार्ट का, तो वो क्या हो जाएगा? ए बी का। बीसी में तो वॉल्यूम जीरो है, बीसी में तो वॉल्यूम जीरो है, सीडी का आएगा मेरे भाई, सीडी में देखो कॉम्प्रेशन हुआ, ए बी में एक्सपेंशन हुआ, तो निगेटिव पॉजिटिव। तो मेरे भाई अब क्या है ना मेरे भाई, ए बी एरिया अंडर द कर्व निकालना है, तो नेट एरिया ए बी तो और माइनस सी डी हो जाएगा, नेट तो अंदर वाला ही एरिया निकलेगा, तो सिंस ए बी ज्यादा होगा सी डी कम होगा तो नेट वैल्यू निगेटिव आएगा। तो कभी भी ग्राफ अगर क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ग्राफ में क्लॉकवाइज घूमेगा तो हमेशा वर्क डन निगेटिव होगा। तो अगर क्लॉकवाइज होगा मेरे भाई तो सिंस वर्क डन निगेटिव होगा, क्लॉकवाइज होगा तो वर्क डन टोटल हमेशा क्या होगा? निगेटिव होगा। क्यों?
ए बी का वर्क निकालो, बी सी का 0 हो जाएगा, ए डी का 0 होगा, सी डी का एरिया कम बनेगा नीचे वाला, ए बी का एरिया ज्यादा बनेगा, तो वर्क डन टोटल निगेटिव आ जाएगा। और एंटी क्लॉकवाइज होगा मेरे भाई तो वर्क डन टोटल पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा सोच सकते हो मेरे भाई, अगर इधर होता रहता तो इधर होता रहता तो ए बी का वर्क डन का वैल्यू अभी भी ज्यादा होता, लेकिन सिंस ज्यादा था वो वैल्यू पॉजिटिव ज्यादा हो जाता, कंप्रेशन ज्यादा हो जाता, तो इसीलिए पॉजिटिव आ जाता। तो आई होप ये जो लाइंस तुम्हें बताए हैं वो क्लियर होगा मेरे भाई, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, आप लोगों में एक होमवर्क देने जा रहे हैं, एक होमवर्क देने जा रहे हैं ग्राफ कन्वर्जन, एक ग्राफ कन्वर्जन पे होमवर्क देने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन और देना था सिंस टाइम का कमी है, ठीक है, तो ग्राफ कन्वर्जन करके लाना तुम लोग। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ग्राफ कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपको एरिया अंडर द पीवी कर्व आपको देता है ना, तो यहाँ पे आपको वीटी कर्व दिया हुआ है, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का कर्व दिया हुआ है, ये वैसे शायद बनाई भी हो गई ये कर्व, ठीक है, फिर से बना लेना एक बार, ए बी सी डी, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस है, इसका आपको पीवी कर्व में कन्वर्ट करना है, इसको आपको पीवी में कन्वर्जन करना है, क्या है कि पी वर्सेस वी में, तो करके लाना मेरे भाई, ये एक होमवर्क है। फिर नेक्स्ट क्लास में इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न करेंगे, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एड करके हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एंट्री लेंगे। शायद कल भी मेरा क्लासेस है तो कल मिलेंगे मेरे भाई, ठीक है। फिर सेकंड लॉ से रिलेटेड बहुत सारा बात करेंगे, कार्नोट साइकिल बात करेंगे, ये सारी चीजें, बहुत सारा चीज हम लोग डिस्कशन करेंगे, अच्छा लगेगा मेरे भाई। तो थर्मोडायनेमिक्स का खत्म हो रहा है पार्ट, मतलब मेजर पार्ट खत्म हो जाता है फर्स्ट लॉ में जाकर के, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ थर्मोकेमिस्ट्री है मेरे भाई, थर्ड लॉ जो है वो थर्मोकेमिस्ट्री में है, और सेकंड लॉ जो है आपका